डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। यहाँ पे हम एनालिसिस एंड सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं हमारे टेक्निकल टेस्ट सीरीज। हालांकि टेक्निकल मैं लिखना भूल गया हूँ बट कोई बात नहीं। ये हमारी टेक्निकल टेस्ट सीरीज है 19 नंबर की। मीन्स इससे पहले मैंने 18 टेस्ट सीरीज लिए हुए हैं जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हालांकि उसमें से काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज पुरानी हैं जो आप लोग अपीयर भी किए होंगे, नहीं किए हो तो करिए, कर लिया है तो दोबारा से करिए क्योंकि इससे आप खुद को टेस्ट कर पाते हो। ये भी पता चलता है कि जो चीज़ें आपने पहले पढ़ा था वो याद है या भूल गया। यहाँ पे हम इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक के टेस्ट सीरीज की बात करने वाले हैं। होप सो जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज को अपीयर किया होगा वो सभी लोग सीरियसली अपीयर किया होगा। प्लीज़ सीरियसली अपीयर करिए या तो ना करिए। फ्री की टेस्ट सीरीज है, इसका मतलब ये नहीं कि चलो मुंह दिखा के आ जाते हैं, इससे पता नहीं चलेगा। टेस्ट सीरीज आपका एक्चुअल ना जजमेंट करने के लिए होता है कि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो आपको आता भी है कि बस पढ़ ही रहे हो। अगर ये आप ऐसे ही दे के जाओगे ना तो फिर बिलीव मी आप एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ गलतियां करके आओगे जिसका रिग्रेट आपको रहेगा कि काश ये गलती नहीं होती तो 2-4 नंबर और आ जाते और आपका सिलेक्शन हो जाता। तो इसलिए टेस्ट सीरीज में खुद को जज कर लीजिए कि आप गलतियां क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। और ये सब जानने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है। यहाँ पे आपको वीडियो की PDF, यहाँ पे आपसे डिस्कशन, बाकी सारे प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। खैर इंट्रोडक्शन का टाइम ओवर हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे वो सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज में अच्छा किया है। हालांकि इससे ज़्यादा नंबर वाले भी कुछ लोग होंगे बीच बीच में, मगर उनको मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो लोग इन टाइम टेस्ट सीरीज सबमिट नहीं किए हैं। तो जिन लोगों ने आधे घंटे या उससे आसपास के टाइम में टेस्ट सीरीज को सबमिट किया है यहाँ पे उन्हीं का नाम नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। जो बहुत डिले करते हैं उनका नाम मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता हूँ। तो आपको पता है कि टेस्ट सीरीज में जो टाइम होती है वो हाफ एन आवर की होती है। 9 बजे आपको लिंक मिलता है, 9:30-9:35 तक आपको लिंक सबमिट करना होता है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि एवरेज लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना स्कोर किया गया है। मैक्सिमम तो 28 स्कोर किया गया है, मिनिमम 0 नंबर भी स्कोर करने वाला भी। 0 नंबर वाले कौन है भाई, पता नहीं चलता है, क्या करते हैं, आके जय माता दी करने आते हैं। जय माता दी पे भी 0 नंबर नहीं आता है। क्यों नहीं आता भाई? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिकली इंक्लूड नहीं होती है, वो आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आपके जितने मार्क्स आए हैं उसमें से जितना आपने गलत किया है उसका नेगेटिव मार्किंग हटा लेना आप, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में वो हटेगा। यहाँ पे नहीं हटता है क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा जो मैं अनवांटेड नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप अपने मर्जी से आपका जो मार्क्स है उनमें से जितना आपने गलतियाँ किया उसका 1/4 करके माइनस कर लेना है। यहाँ पे आपको रेंज नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसके बीच हो नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी में हो। 2 लोग यहाँ पे हैं बट वो नेगेटिव मार्किंग के साथ हैं, मतलब उनका नेगेटिव वाला मार्क्स माइनस नहीं किया गया है। हालांकि जिसके 28 मार्क्स हैं, मान लीजिए 2 क्वेश्चन उनके गलत होंगे तो 0.5 मार्क्स आएंगे तो भी ठीक मार्क्स हैं उनके। और ये आपके एक्सेलेंट की कैटेगरी में आते हैं, ये आपके वेरी गुड के कैटेगरी में आते हैं, ये आपके गुड के कैटेगरी में आते हैं। एवरेज में बहुत सारे लोग हैं तो एवरेज वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेहनत करिए। एवरेज के बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा आपको ऊपर जाने के लिए। ये सारे वो कैंडिडेट हैं जिनको मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है और आप कहीं पे डिक्लाइन नहीं करते हो, मेहनत करते रहते हो, रिवीजन करते रहते हो, एग्जाम में आपसे कोई गलती नहीं होती है तो आप सिलेक्शन डिजर्व करते हो। और काफ़ी सारे लोगों का होगा, ऐसा नहीं कि केवल एक टेस्ट में, सारे टेस्ट में अगर आप कंसिस्टेंट। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे कंसिस्टेंट रहते हैं, पिछली बार भी कुछ लोग थे जिनका सिलेक्शन हुआ भी। तो ये जो कैंडिडेट हैं जिनके इतने मार्क्स आए हैं ये बिलो एवरेज हैं, आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और 0 वाले तो भाई परमात्मा है, आप तो मुझे एक बार दर्शन दे देना, मैं तो धन्य हो जाऊँगा। खैर यहाँ पे अगर हम जेंडर का कंपैरिजन करें तो फीमेल कैंडिडेट काफ़ी कम हैं। हालांकि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनसे मैं एक चीज़ बस कहना चाहूँगा, भाई आपने मैकेनिकल लिया है और ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। मैकेनिकल से अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्टेट में भी हो जाएगा, सेंट्रल में भी हो जाएगा। सेंटर में तो नहीं कह सकता मगर स्टेट में नियर अबाउट सारे स्टेट में आपका फीमेल रिजर्वेशन है तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो तो। बट थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी का डाटा आप देख सकते हो, इसके बारे में तो क्या ही डिस्कशन करें। नेक्स्ट जो है आपका कि मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे टेस्ट में अपीयर हुए हैं उसमें से 93% गुजरात से हैं। तो अब गुजरात का अच्छा खासा हम कंपैरिजन कर सकते हैं, किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, किस में होगा, ये सब चीज़ें हो जाती हैं टेस्ट सीरीज लेने से, ये एक फ़ायदा रहता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम लोगों ने गलत किया है। भैया इसमें क्या गलती है? एक थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो ये क्वेश्चन आसान है, सभी को पता होगा।
मुझे लगता है कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता इसको तो ये क्वेश्चन सही होता, और गलत होने के बाद दोबारा से आप रीड करोगे तो आपको लगेगा कि क्या गलती आपने किया है। जो इंट्रोपी होती है आइसोलेटेड सिस्टम की, या तो बढ़ती है या तो कांस्टेंट रहती है। आपने कहा होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम की ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होती है, तो हमेशा इंक्रीज करेगी, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट भी हो सकती है। कांस्टेंट कब होगी? जब हमारा प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होगा तब, ठीक है। बढ़ेगी कब? जब हमारे प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी होगी तब। हीट एंड मास कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री, तो बिल्कुल सही बात है, ये आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ये ऑप्शन गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है? क्योंकि कांस्टेंट भी हो सकता है, और द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। एनर्जी इंट्रैक्शन होगा नहीं तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे आपकी एक गलती पता चलती है कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है, या फिर हर ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रेशर एंड वर्क आर। प्रेशर तो क्या है भाई? प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होता है, तो स्टेट पे डिपेंड करता है, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। वर्क और एनर्जी या फिर हीट, जिसको जनरली हम थर्मोडायनामिक की भाषा में कहते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो कैसे होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबने सही भी किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द चिरोथ लॉ? इसको भी मैक्सिमम लोगों ने सही किया है, तो बिल्कुल सही बात। थोड़ा सा मैं ऑप्शन चेंज कर देता ना, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है। यहीं पे ऐसा दे के मैं 1 2 ये लिख के और ये दे देता 1 and 2 सही है, 2 and 3 सही है, इस तरीके से मैं करता तो मुझे पता है कन्फ्यूजन होता, बट खैर कोई बात नहीं, ऑप्शन ऐसा है इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने सही किया है। सिस्टम दैट आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, ये कहते ही हैं भाई वो आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे। बॉडी ए बी सी और सारा सुना है कहानी आपने, तो कहानी को बिना दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। Which of the following process is used to do maximum work done in the ideal gas? अब इसमें मैक्सिमम लोगों से गलती हुई है। ऐसी गलती क्यों कर दिया भाई? क्या है? Which of the following process is used to do maximum work done on the ideal gas if the gas is compressed to its initial volume, मतलब हाफ हो जाता है इनिशियल वॉल्यूम को। ध्यान रखना है, कंप्रेशन हुआ है, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने में क्या ही जाता है, पीवी डायग्राम से देख लेंगे किसकी इनक्लोज्ड एरिया कम है, ज़्यादा है, किसकी कम है, ये हमको पता चल जाएगा। पहले कांस्टेंट वॉल्यूम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब भी कांस्टेंट है। गामा इक्वल टू यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, क्योंकि पीवी के पावर गामा इक्वल टू सी होता है। वेरी सिंपली दैट, यहाँ पे पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा और गामा इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये गामा इक्वल टू 0 रख दोगे ये, तो ये पी इक्वल टू सी हो जाएगा, तो गामा इक्वल टू हो जाएगा 0। दैट्स मीन कि कुछ इस तरीके से वेरिएशन हो रहा है आपके गामा का। गामा यहाँ पे 0 होगा और इधर जाके इनफाइनाइट हो जाएगा। वेरी सिंपली दैट। इन दोनों के बीच में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक आएंगे, जिसमें मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है, और बाकी सारे लोगों को कन्फ्यूजन क्यों हुआ है भाई मुझे पता नहीं चलता है। कुछ लोगों ने माशाअल्लाह ये भी कर दिया है, तो आपको तो सादर प्रणाम। बाकी जो लोग ये भी किए हैं उनको भी तो क्या ही कहें, खैर कोई बात नहीं। चलिए अब इस तरीके से हम ड्रॉ कर देते हैं। इसमें से एक थर्मल होगा और एक आपका, सॉरी थोड़ा सा लाइन से ड्रॉ नहीं समझ जाना, एक थर्मल होगा एक एडियाबैटिक होगा। हमको पता करना है कौन सा थर्मल है कौन सा एडियाबैटिक है। इसके लिए हम गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो गामा की वैल्यू होती है 1 फॉर आइसोथर्मल, क्योंकि पी वी के पावर गामा, इसको 1 रख दोगे तो पी वी कॉन्स्टेंट, मतलब nRT होता है, t कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट, दैट मीन्स गामा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे t इक्वल टू कांस्टेंट। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, ये बेसिकली गामा इक्वल टू 1.4 होता है। हालांकि ये डायटोमिक गैस के लिए होता है ना, मोनोएटॉमिक आपको पता होगा, ट्राईएटॉमिक गैस के अलग अलग वैल्यू होती हैं, बट इन शॉर्ट थर्मोडायनेमिक्स में हम जो वर्किंग फ्लूइड है उसको एयर मान के चलते हैं, तो एयर का होता है 1.4। तो 1.4 किससे ज़्यादा है भाई? आपके इससे ज़्यादा है ना, 1 से ज़्यादा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा आपने अपने मर्जी से कह दिया डायटोमिक, एयर, ये वो। भाई कोई सी गैस ले लो, किसी भी गैस के लिए जो गामा की वैल्यू होगी वो ये इससे ज़्यादा होगी, मतलब आइसोथर्मल वाले से ज़्यादा होगी, ठीक है, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो ये हो गई आपकी वैल्यू 1.4। तो इसका मतलब कि ये ले लेते हैं ना प्रेशर, इसको हाफ ले लेते हैं, हाफ तक लेके जाना है। तो किसके अंडर की एरिया ज़्यादा है भाई? किसके अंडर की एरिया ज़्यादा है? तो वो है आपके एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो कंप्रेस करना है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ज़्यादा वर्क देना पड़ेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में कम वर्क देना पड़ेगा। मतलब आपको कंप्रेशन करना है तो कैसे करो, एडियाबैटिकली या फिर आइसोथर्मली? तो आइसोथर्मली कर लो, कम वर्क देना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट बताना है तो ट्रिपल पॉइंट बिल्कुल हम रेफरेंस के यूज करते हैं, ये भी आपको पता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब एनर्जी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं एक तरह से, तो एनर्जी इक्विलिब्रियम की बात तो करता है। इंटरनल एनर्जी डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यहाँ पे सेकेंड लॉ दिया है तो यही वाला गलत हो गया, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला सही हो गया। अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस इज 300 केल्विन एक्सपेंड, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन टेस्ट करता है कि आप कितना ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हो, और थोड़ा सा यहाँ पे फंडामेंटल से हटके आपकी रीजनिंग भी टेस्ट किया गया है। हालांकि फिर भी काफ़ी सारे लोगों ने सही किया है, कुछ लोगों से गलतियाँ भी हुई हैं। ये जो ऑप्शन सही करने वाले हैं उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं, उन्होंने थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ा नहीं है। गलती क्या हुई है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क फाइंड आउट करना है ना, वर्क डन फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल है, 5 बार दिया है और एक्सपेंशन आपको दे दिया है 0.2 to 0.1, आपको पता हो जाएगा ये किस में है। जेड भी यहाँ पे, तो जेड कॉमन ले लेते हैं। ये 5 बार है, ध्यान रखना, इसको कन्वर्ट मत कर लेना यूनिट में, ये जेड बार बाहर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाता है 0.5 और ये जेड मल्टीप्लाई बार, तो यहाँ पे देखो लिख रखा है 1 जेड बार इज इक्वल टू 200 जूल, तो ये जेड बार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 200 जूल, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 200, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 100, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या किया होगा, बार को 10⁵ लिख दिया होगा। भाई ध्यान दे लो, यहाँ पे जो एजम्पशंस दिया गया है उसका भी ध्यान देना होता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। वेरी सिंपली दैट 1 - T2/T1, ये हो गया। आपको टेम्परेचर दिया हुआ है एक फ्रीजिंग, लोअर टेम्परेचर फ्रीजिंग, बॉइलिंग टेम्परेचर ये है, तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। कितना होता है 273, और ये कितना होता है आपका, ये होता है 373, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। तो ये जब वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो कुछ इसके आसपास आ जाएगा, 26-27 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वॉल्यूम ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विथ टेम्परेचर एज सोन इन द ग्राफ, द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द गैस एंड हीट एब्जॉर्ब बाय इट व्हेन इट इज अंडरगो द चेंज ऑफ A to B, ये आपसे पूछा गया है। कैसे फाइंड आउट करना है आप सभी को पता है, dW इक्वल टू होता है P डेल्टा V, या इसको NR डेल्टा T लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है और हम बात कर रहे हैं गैस का। वेरी सिंपली दैट dQ इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, dQ इक्वल टू NCP डेल्टा T लिख सकते हो, ये सभी को पता होगा आपको, हीट सप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गई वैल्यू। अब आपको दोनों का रेशियो पूछा है, तो NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई NCP डेल्टा T, ठीक है। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा, ये तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। Cp की जो वैल्यू होती है दैट इज 5/2R होती है इन द केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। Cp कितना होता है 5/2R, और Cv कितना होता है 3/2R, और R कितना होता है, गामा कितना होता है Cp/Cb, R कितना होता है Cp-Cb, ये सारी चीज़ें पता है। डाइएटॉमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू क्या होती है, जनरली जो एयर की हम बात कर रहे होते हैं, डाइएटॉमिक गैस है तो 7/2R होती है, Cb की वैल्यू होती है 5/2R, ठीक है। तो मोनोटॉमिक की बात किया हुआ है तो Cp की जगह पे हम रख देंगे कितना 5/2R, तो 2/5 ऊपर चला जाएगा, बाकी सारा चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हेन अ सिस्टम इज इन अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज मस्ट सर्टिफाई, ये IS है, ठीक है, टाइप करने में गलती हो गई है, इज मस्ट सर्टिफाई। क्या होता है, प्रेशर नहीं होना चाहिए, मतलब फोर्स नहीं होना चाहिए, तो प्रेशर रहेगा तो फोर्स भी रहेगा, तो प्रेशर नहीं है तो मतलब चलो फोर्स खत्म हो जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, सही हो गया, सभी लोगों ने सही भी किया है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ लोगों ने गलत किया है, गलत नहीं करना चाहिए था। क्या है, PV इक्वल टू nRT होता है, ये वैल्यू दिया नहीं, 1 मोल लिख लेते हैं। R की वैल्यू आपको दिया है 8314, और आपको T की वैल्यू दिया गया है, T इज गिवन टू यू दैट इज 27, दैट्स मीन की 300 डिवाइडेड बाई P की वैल्यू आपको दिया गया है 8314, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर, ये सभी लोगों ने देखा होगा, कोरोना टाइम में खूब यूज किया हमने, रेडिएशन मेजर करता है जिससे टेम्परेचर का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम अंडरगो द प्रोसेस इन विच द हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम इज 10 किलो जूल, और ये आपको दिया गया है वर्क, तो आपसे पूछा इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, 0 हो जाएगा ना, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, बस यूनिट का ध्यान देना है यहाँ पे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ COP ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 4 देन द रेशियो। COP आप सभी को पता है, COP इक्वल टू होता है T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, ठीक है। कार्नोट की बात कर रहे हैं इसलिए टेम्परेचर के टर्म में हम लोग लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T1 बाई T2 माइनस 1, यही पूछा गया है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 के बराबर होती है, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू T1 बाई T2 माइनस 1, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1 T1 बाई T2 इज इक्वल टू है ये, तो ये कितना हो जाएगा 5/4, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोर एफिशिएंट वे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन। ये बहुत बार आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि कैसे इंक्रीज करोगे, तो आप सभी को पता ही है, एफिशिएंसी 1 माइनस T2 बाई T1 होती है। इसको घटा दोगे तो इसमें से कम वैल्यू माइनस होगी, तो आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब कहोगे कि अच्छा जी इसको भी तो बढ़ा सकते हैं। देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, तो इसलिए टेम्परेचर को डिक्रीज करना एज कंपेरिजन टू इंक्रीज करना आसान होता है एज पर द फिजिकल कंस्ट्रेंट। तो इसलिए ये हमारा है, कभी इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा करते हैं हम, बस वो भी अप टू सम लिमिट, ऐसा नहीं है कि एकदम से वो एब्सोल्यूट है, घटाते जाओ, ठीक है। अप टू सम एक्सटेंट वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ द कार्नोट इंजन रिजेक्ट हीट एट द टेम्परेचर इज 400 एंड 800 और हीट एब्जॉर्ब आपको दिया गया है, तो हीट रिजेक्शन आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान है भैया, कर लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है तो सीधा मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 800 इज इक्वल टू 1, ये Q2 डिवाइडेड बाई Q1, ये आपको पूछा हुआ है, सारी चीज़ें दिया है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/2 इज इक्वल टू Q2, ये हो जाएगा 200, इधर चला जाएगा तो 100। आसान क्वेश्चन था, सबको सही करना चाहिए था। द डिवाइस दैट प्रोड्यूस द नेटवर्क इन द कंप्लीट साइकिल बाय द एक्सचेंजिंग हीट ओनली वन सोर्स, उसे हम कहते हैं परपेचुअल मोशन मशीन फॉर द फर्स्ट काइंड, या फिर ये वॉयलेट करती है केल्विन स्टेटमेंट को। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास सोर्स है, एक मशीन है, यहाँ से ये एक सोर्स से हीट एब्जॉर्ब कर रही हैं, यहाँ पे वर्क मतलब इसकी एफिशिएंसी 100% हो गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। केल्विन साहब कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ तो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट काइंड क्या है, फर्स्ट काइंड कहते हैं ये हैं कि मान लीजिए यहाँ से हीट हम बिना इनपुट के आउटपुट ले सकते हैं, मतलब Q इक्वल टू 0 है, W मिल रहा है, या फिर इसका रिवर्स कर दो, यहाँ से W हम 0 दे रहे हैं, हमको यहाँ पे हीट मिल रहा है। ऐसा पॉसिबल होता तो इतना नौटंकी काहे को होती, फिर तो क्या वैल्यू रहती रशिया की और सऊदी अरेबिया की। जब हीट भाई या वर्क हम बिना किसी कुछ इनपुट किए निकाल सकते हैं, तो फिर क्या ही जरूरत पड़ती हमको ऑयल की। लेते रहो हीट, मगर आएगी कहाँ से नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड आफ्टर द थ्रोटलिंग इज, इंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। थ्रोटलिंग एक प्रोसेस है जिसमें ना ही तो हीट ट्रांसफर, मतलब आइडियल थ्रोटलिंग प्रोसेस को हम एडियाबैटिक भी कहते हैं, वहाँ पे Q इक्वल टू भी 0 होता है, W भी 0 होता है, U भी 0 होता है, H भी कांस्टेंट होता है, मतलब डेल्टा H, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं एक आइडियल थ्रोटलिंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, 3 इंजन्स, आप दुनिया भर की चीज़ें लिखिए, आप सभी को पता है कि जो वर्किंग फ्लूइड होता है इसका असर नहीं होता है, तो ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। मैक्सिमम लोगों ने सही किया है, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। केल्विन प्लांक्स लॉ डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क। इंजन है ना, इंजन के बारे में बताया था इन्होंने, तो हीट लेके वर्क में कन्वर्ट करना होता है। Anything that generates entropy always decrease the pressure, इसको कम लोगों ने किया है, मुझे लगता है कि कम लोगों को करने का रीजन है कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस है वो शायद आप लोग भूल गए हो। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा पी एट टी इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एट पी, मतलब ये हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। दैट्स मीन कि अगर एंट्रोपी बढ़ेगी तो ये एंट्रोपी बढ़ेगी तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो एंट्रोपी घटेगी, मतलब दोनों का इनवर्स रिलेशन होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट अनअवेलेबल एनर्जी इन द ग्रेजुअली डिक्रीजेस ड्यू टू, अनअवेलेबल एनर्जी इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस, मतलब अनअवेलेबल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, अवेलेबल नहीं। इंक्रीज इन इरिवर्सिबिलिटी, अगर इरिवर्सिबिलिटी बढ़ेगी तो अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ेगी न कि घटेगी, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है।
प्रोसेस अंडरगो दी आइसोथर्म मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में जाएगा मतलब रिवर्सिबिलिटी बढ़ रही है। जितना ज़्यादा थर्मल इक्विलिब्रियम को टेंस करेगा रिवर्सिबिलिटी बढ़ेगी, इनरिवर्सिबिलिटी घटेगी, मतलब अनअवेलेबल एनर्जी घटेगी ना, घटेगी भाई। तो सही हो गया ऑप्शन ये, ठीक है। थर्ड है इंक्रीज रिवर्सिबिलिटी इन द प्रोसेस, सेम, दोनों ये चीजें सेम ही हैं, बस इनडायरेक्ट वे में लिखी हैं, इसलिए दोनों सही हो जाएगा। रिवर्सिबिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली अनअवेलेबल एनर्जी घटेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द एक्सर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिपेंड। एक्सर्जी मतलब अवेलेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सराउंडिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब वो आपके स्टेट पे भी डिपेंड करता है और सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है वो। एंट्रोपी जनरेशन मतलब रिवर्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई सिस्टम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उसके पास 100 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है, तो एक्सर्जी कहाँ पे ज़्यादा होगी? राजस्थान में अगर वो सिस्टम रखेंगे तब हमको एक्सर्जी ज़्यादा मिलेगी, या कश्मीर में वो सिस्टम रखेंगे तब हमको एक्सर्जी ज़्यादा मिलेगी? विथ एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन 23 है, कैल्सियस-कैल्कुलन इक्वेशन गिव द स्लोप बिटवीन द पी एंड टी एंड टी एंड पी। जो भी आपको कहना है कर लीजिए। पी एंड टी के बीच का स्लोप बताता है अलोंग द फेज चेंज ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, जो फेज चेंज बाउंड्री है उसके अलोंग। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका ए। 24 की बात करते हैं, वाटर वेपर कैन कंसीडर एज अ आइडियल गैस एट द लो प्रेशर। क्योंकि आइडियल गैस की कुछ कंडीशन होती है, यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए, मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन ज़्यादा होना चाहिए। सेपरेशन ज़्यादा इसलिए होना चाहिए कि उनका अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल के बीच में तो डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए ना, डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी तभी तो, मतलब वो जो दो मॉलिक्यूल या दो मास एक दूसरे को खींचते हैं, किसने कहा था भाई? ये ग्रेविटी वाला जो लॉ है वो, ठीक है, वो नहीं लगेगा उनके ऊपर। तो प्रेशर कम रहेगा तो सेपरेशन ज़्यादा रहेगा ना, तो उस केस में आप थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि ये आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। रैंडम मोशन होना चाहिए उनके बीच में ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अ सर्टेन फ्लूइड एक्सपेंड फ्रॉम द 10 बार टू 0.5 मीटर क्यूब टू 2 बार टू 0.2 मीटर क्यूब अकॉर्डिंग टू द लीनियर लॉ। ठीक है, एक्सपेंड कर दो। यहाँ पे दो कंडीशंस दिया गया है, ये हमारे पास P हो गया, ये हमारे पास V हो गया। कह रहे हैं 10 है, 2 है, और ये मान लीजिए दो हम वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम कितना दिया गया है? 0.05, 0.2, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया इनिशियल, ये एक पॉइंट हो गया फाइनल। तो इस तरीके से कुछ हो गया यहाँ से यहाँ। तो जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्क मतलब एरिया इनक्लोज बाय द PV मतलब V एंड कर्व, ठीक है। तो ये कर्व हो गया और एरिया इनक्लोज बाय द ये सारा हो गया। तो ये सब आप फाइंड आउट कर सकते हो, दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। वेरी सिंपल इज दैट, एक तो ट्रायंगल का और एक ये वाली एरिया सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 90। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि ये वाली जो एरिया है, जो ये वाली एरिया है, ये क्या है बेसिकली? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम विथ इंक्रीजेज इन द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करेगा। भाई आप फेज डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जाएगा लेटेंट हीट डिक्रीज करते जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लेटेंट हीट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। मैक्सिमम लोगों ने सही भी किया है। द गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू Cp माइनस Cv, डिफरेंस ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट। आसान सा क्वेश्चन था। Two identical body that made of the material for which the heat capacity increases with the temperature on these at 100 degree where other is the 0 degree। तो यहाँ पे दोनों को कांटेक्ट में लेके आते हैं। जो नो हीट लॉ द फाइनल कॉमन टेम्परेचर इज, एक आपको प्रेडिक्शन बताना है कि कितना होगा। तो हम लगा लेते हैं mc डेल्टा टी इक्वल टू mc2 डेल्टा 2, ठीक है। ये से ये कर देते हैं कैंसिल आउट क्योंकि सेम है C1 C2। अब ये टेम्परेचर लिख लेते हैं C1। पहले बॉडी का टेम्परेचर घट रहा है, कहाँ से घट रहा है? 100 डिग्री से मान लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर T आ जाता है। दूसरे का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है भाई? 0 से बढ़ रहा है, तो T से माइनस E कर लेते हैं। वेरी सिंपल इज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करेंगे? C1 बाई C2 या फिर C2 बाई C1, जो भी करना है आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। C1 बाई C2 किए हम लोग, तो इसको इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा T बाई 100 माइनस T। वेरी सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे ये देख लो आप किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। यहाँ पे C2 इज ग्रेटर देन C1 होगा। क्यों ऐसा होगा भाई? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सेकेंड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये कह रहे हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है विद टेम्परेचर इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T1 100 माइनस 1 एंड दिस इज लेस देन 0, सॉरी लेस देन 1 हो जाएगा। ये लेस देन 1 इधर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा T1 लेस देन
100 माइनस टी इधर आ जाएगा तो ये हम हो जाएगा 2t ग्रेटर देन, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी माइनस के मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो ये हो जाएगा 100 तो टी हो जाएगा 50, ये ग्रेटर देन की साइन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट हीट इंजन इज 40%, the coefficient of the performance of refrigerator within the same temperature limit would be। तो coefficient of the performance आपसे पूछा है, efficiency दिया गया है तो 0.4 दिया गया है, that is 1 minus T2 by T1, वेरी सिंपल इज दैट। इसको इधर कर देते हैं तो T2 by T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा, या फिर T1 by T2 कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10/6, या तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 5/3, ठीक है 5/3 लिख सकते हैं ना, वेरी सिंपल। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, COP, तो T2 ये T1 माइनस T2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई T1 बाई T2 माइनस 1, वेरी सिंपल। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे कितना है 5/3 माइनस 1, ये होल के डिवाइडेड बाई है, ठीक है, ये इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 3/2, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ द टीएस डायग्राम, क्या देते हैं भाई, एरिया ऑफ द टीएस डायग्राम इंक्लूड्स बाय द लोअर टेम्परेचर विद द एंट्रोपी, तो हीट रिजेक्टेड देते हैं ना, ये टीएस डायग्राम है, DQ इक्वल टू क्या होता है TDS होता है ना, TDS यही तो हीट होती है, ठीक है। तो ये आपका लोअर टेम्परेचर और कह रहे हैं मान लीजिए कोई भी है, तो ये लोअर टेम्परेचर है इसका और इसके बीच में ये, तो ये हीट रिजेक्शन होता है, लोअर टेम्परेचर और इसके बीच में हीट रिजेक्शन इसलिए है, अब वैसे तो काफ़ी सारे लोगों ने सही किया फिर भी बता रहा हूँ, वो इसलिए है क्योंकि इससे नीचे आप ला नहीं सकते हो, जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे नीचे आप ला नहीं सकते हो बॉडी के टेम्परेचर को, क्योंकि कहाँ से फ्लूइड लाओगे उससे नीचे लाने के लिए, तो फिर क्या होता है वो हमको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट ही करना पड़ता है। आप कहोगे कि कहीं से हम ठंडा पानी ले आएंगे, कहीं से ठंडा हवा ले आएंगे, तो अगेन उसके लिए आपको अलग से वर्क इनपुट देना पड़ेगा, तो सब प्रोसेस बेकार होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी इक्विलिब्रियम में आ जाए इन्वायरमेंट के, उसके बाद जो भी हीट रहती है वो आपका वेस्ट चली जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी। तो इसी के साथ आपका जो टोटल डिस्कशन है वो एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर यहाँ तक आए हैं तो बिना लाइक किए नहीं जाना है और दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए मिलेंगे। जय हिंद।